जय हिंद बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हम खाते हैं पीते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होके वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो ये हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। नॉट ओनली इन आवर बॉडी, मतलब सारे के सारे जो लिविंग एनिमल्स हैं उनमें अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है और यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म पानी में होते हैं, एक्वेटिक हैं, उनमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। अब इन तीनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में से सबसे ज़्यादा पॉइजनस, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है? अमोनिया। और यूरिया और यूरिक एसिड कम टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। तो इसीलिए जितने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे वो अमोनोटेलिक हैं। भाई उनके पास एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं एक्सेस लॉस ऑफ वाटर अलोंग विद द अमोनिया, ठीक है, अमोनिया को रिमूव करने के लिए। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट, हमारे में मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है यूरिया, ठीक है। और बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। तो इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए मीडियम अमाउंट ऑफ, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, और इसको बाहर निकालने के लिए सबसे कम, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। सो जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं अमोनोटेलिक, और इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटेलिज्म। सिमिलरली जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अदर मैमल्स हैं, उनको कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। और इस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यूरिया फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म। सिमिलरली जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। फिर इन सब के कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो आपने लर्न करने हैं। कई बार 1 मार्क में आ जाते हैं कि बोनी फिश अमोनोटेलिक है कि यूरियोटेलिक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले अमोनिया बनता है हमारी सेल्स में मेटाबॉलिज्म से। फिर वो जो अमोनिया होता है वो हमारे लिवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट होता है, और फिर उस यूरिया को हमारा ब्लड लेके जाता है हमारी किडनी में, जहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया फिल्टर हो जाता है, और यूरिन के साथ पानी और यूरिया जो है वो यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो हम हमारा एक्सक्रीटी, ह्यूमन का एक्सक्रीटी सिस्टम इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया तो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी के अंदर रहती है, किडनी के मैट्रिक्स में। वो क्यों रहती है? ताकि अंदर जो है आयंस का बैलेंस और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके। ये आपको आगे जाके समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स। इसके एग्जांपल्स आपने, ये भी 1 मार्क में आ जाता है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादातर 1 मार्क कराते हैं इस पैराग्राफ में से। मैं मेन पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले है प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनको फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन प्लेटीहेल्मिन्थ, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया और रोटीफर्स, कुछ एनिलिडा, और एक सिफेलोकॉर्डेट है, यानी कि कॉर्डेटा में से एक है जिसका नाम है एम्फियोक्सस, ठीक है। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा कॉर्डेट है जिसमें फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो उसका आंसर होगा एम्फियोक्सस। उसके बाद है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किस में होते हैं? अर्थवर्म में और बाकी के एनिलिड्स में। कुछ एनिलिड्स में तो यही होते हैं, लेकिन अगर आएगा ना क्वेश्चन इसमें से तो इस तरीके से आएगा, अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म, तो आप क्या बताओगे? नेफ्रीडिया। उसके बाद अगले एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालपीजियन ट्यूबुल्स। ये होते हैं इंसेक्ट्स में, मेनली कॉकरोच। कई बार कॉकरोच का ही पूछ लिया जाता है, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच या इंसेक्ट्स, तो आप उसमें क्या आंसर दोगे? मालपीजियन ट्यूबुल्स, ठीक है। और उसके बाद प्रॉन वगैरह जो है उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं ग्रीन ग्लैंड। तो ये 4 ही मेन पॉइंट है जो आपने इसमें याद रखने हैं। उसके बाद है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये डायग्राम आपने, सेम डायग्राम आपने 10th में भी किया है, ठीक है ना। तो वही डायग्राम है, उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं दिया हुआ है, वैसा ही दिया हुआ है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर,
अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, मेन पार्ट्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, एक 1 पेयर ऑफ किडनीज जो कि बीन शेप्ड होती हैं, एक पेयर यूरेटर। यूरेटर का काम क्या होता है, इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद एक हाईली फ्लेक्सिबल मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। इसका काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करके रखना। उसके बाद है यूरिथ्रा, इट्स अ ट्यूबुलर पैसेज विच इज यूज्ड फॉर पासिंग आउट यूरिन, दैट इज फॉर मिक्चुरेशन। उसके बाद आप किडनी के ऊपर देखो 2 ग्लैंड दिखाई दे रही है, दोनों किडनी के ऊपर, इसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अच्छा ये जो ब्लड वेसल दिख रही है इसके बारे में भी हम यहीं पे कर लेते हैं। ये है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की एक ब्रांच इस वाली किडनी में चली जाती है, एक ब्रांच इस किडनी में जाती है, और किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो सोचो इतनी सी किडनी में हमारे कितने सारे फंक्शनल इसकी जो यूनिट्स हैं, क्या नेफ्रॉन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो रीनल आर्टरी है इसका काम क्या होता है, ये ब्लड लेके आती है यहाँ पे, और जो ब्लड लेके आएगी उसमें फूड भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। उसके साथ साथ ये क्या लेके आएगी, यूरिया। ठीक है, ये जो है आपका ग्लूकोज भी लेके आएगी, ऑक्सीजन भी लेके आएगी, और उसके साथ साथ क्या लेके आएगी, यूरिया, क्योंकि यूरिया को यहाँ छोड़ के जाएगी, वो यूरिया यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उनका काम क्या है, इस ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करना। अब हमने कहा नेफ्रॉन कितने हैं, मिलियंस हैं, तो इस रीनल आर्टरी की अंदर जाने के बाद मिलियंस ब्रांचेस बन जाएंगी, और हर एक जो है एक नेफ्रॉन में जाएगी ताकि ब्लड फिल्टर हो सके, उसमें से यूरिया निकल सके। ठीक है, ठीक है, फिर यूरिन जो बन जाता है वो लाखों की संख्या में जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है जो वो यूरिन बनाएंगे, उस यूरिन को कलेक्ट करके और यहाँ तक लेके आना, ये काम किसका होता है, यूरेटर का होता है। ओके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी नेक्स्ट पेज पे थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, याद रह जाए उतनी कर लेना। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है। इनकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होती है, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, और जो इसका थिकनेस होती है, मोटाई कितनी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनका एवरेज वेट होता है 120 to 170 ग्राम। अब जो है यहाँ पे देखो, इस वाले पोर्शन को कहते हैं हाँ हाइलम, ये अंदर जैसे राजमा जैसी शेप की है ना ये। ठीक है, तो इस पोर्शन को कहते हैं हाइलम। हाइलम के अंदर यहाँ पे होता है पेल्विस। ठीक है, ये जो पेल्विस दिखा रखा है, ये फनल की तरह की जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, इसको कहते हैं पेल्विस। ठीक है ना, उसके बाद किडनी के अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं 2 पार्ट हैं, बाहर वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को कहते हैं मेडुला। इस मेडुला के अंदर ये जो पिरामिड से बने हुए हैं इनको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, और इन मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो ये कॉलम्स आ रहे हैं कॉर्टेक्स के, इनको कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है ना, तो अब देखते हैं नेफ्रॉन कहाँ पे इसमें लोकेटेड है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये वाला डायग्राम बेटा पेपर में आ जाता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर, एलएस ऑफ किडनी, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे कट करके अंदर से कैसे दिखाई देती है। देखो इसमें ये है हमारा जो इसका कवरिंग जो है, किडनी की जो कवरिंग है इसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। जो बाहर वाला ये वाला पोर्शन है इसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं मेडुला। अब ये जो मेडुला है, मेडुला के अंदर क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स हैं, और मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में ये कॉर्टेक्स की जो कॉलम्स आ रखे हैं इनको कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि इस मेडुला के अंदर जो कॉर्टेक्स के पिरामिड है इनका क्या नाम है। कॉर्टेक्स की जो ये कॉलम्स बने हुए हैं, नॉट पिरामिड, तो इन कॉलम्स को कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, अब इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। वो नेफ्रॉन इस किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन। ठीक है, अब इस नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट होते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट हम देख लेते हैं। इस नेफ्रॉन के अंदर एक तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको कहते हैं ग्लोमरुलस। ठीक है, ये आर्टरी से रीनल आर्टरी का एक ब्रांच आई, इस ब्रांच को कहेंगे एफरेंट आर्टीरियोर। एफरेंट मतलब जो अराइव, जो आ रहा है, और इसमें से जो निकल रही है फिल्ट्रेशन यहाँ पे ग्लोमरुलस में होगा, और फिल्ट्रेशन के बाद ये जो ब्लड जाएगा वापस इसको कहेंगे ईफरेंट आर्टीरियोल। ईफरेंट मतलब जो एग्जिट हो रहा है यहाँ से, एफरेंट मतलब जो आ रहा है, अराइव हो रहा है, और ईफरेंट मतलब जो यहाँ से एग्जिट हो रहा है। ठीक है, अब ये कैपिलरीज में क्यों टूटा,
अंडरस्टूड है, हमने पहले भी करी है ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। कैपिलरीज में इसलिए टूटा ये एफरेंट आर्टीरियोल क्योंकि कैपिलरीज की जो वॉल होती हैं वो बहुत थिन होती हैं और उनके थ्रू फिल्ट्रेशन इजीली हो सकता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन में सबसे पहला पार्ट है ग्लोमरुलस और दूसरा पार्ट क्या है, रीनल ट्यूबुल। रीनल ट्यूबुल ये बोमेंस कैप्सूल और ये पूरा का पूरा जो पीला वाला पार्ट है इस पूरे को कहते हैं रीनल ट्यूबुल। ठीक है, अब रीनल ट्यूबुल में भी आगे दो पार्ट है। पहला ये कप की तरह का पार्ट है, इस कप शेप्ड पार्ट को कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये 10th में भी कराया हमने थोड़ी सी स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है ना, थोड़ी सिंपल स्ट्रक्चर। तो इस पार्ट को कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। फिर एक हाईली क्वाइल्ड पार्ट आता है, इसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या पीसीटी। फिर आता है एक यू शेप्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हेनलेज लूप। क्या कहते हैं इसको, हेनलेज लूप। उसके बाद आ जाता है एक फिर से कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, कन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड, इसको कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल का मतलब पहले, डिस्टल का मतलब बाद में। एक कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पहले आ रहा है, फिर आ रहा है हेनले लूप और एक कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बाद में आ रहा है। और ये किस में ओपन हो रहे हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहे हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट में खूब सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट ना कहाँ ओपन होती हैं, यहाँ पे। ये जो ये वाला पोर्शन दिखा रखा है ना, ये जो कैलिक्स दिखा रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट इन कैलिक्स में ओपन होते हैं। और ये कैलिक्स किस में ओपन होता है, फिर इसमें पेल्विस में। और ये पेल्विस किस में ओपन होता है, यहाँ हाइलम के थ्रू यूरेटर में यूरिन को भेज देता है। ठीक है, तो अब इसमें किस पार्ट में क्या होगा और कैसे होगा वो स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब एक और चीज देखो ये एफरेंट आर्टीरियोल आया, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड में से यूरिया और बहुत सारी चीजें आगे करेंगे, क्या क्या नाम है उनके, वो फिल्टर होके इसके अंदर चले गए, इसके अंदर जाएंगे, फिर इस पीसीटी में जाएंगे, पीसीटी से हेनले लूप में जाएंगे, हेनले लूप से डीसीटी में जाएंगे और डीसीटी से जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अच्छा अब इसके देखो ये जो इफरेंट आर्टीरियोल जो यहाँ से निकल के आया, ये फिर जब इस ट्यूबुलर पार्ट के आसपास जब जाता है तो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में फिर से टूट जाता है और इस यू शेप नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं वासा रेक्टा। ये याद रख लेना, इस हेनले लूप के चारों तरफ एक यू शेप नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, वासा रेक्टा। इसका काम क्या होता है भाई, अभी हम रीअब्जॉर्प्शन वगैरह पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो चीजें हैं वो इन ब्लड कैपिलरीज में जाएंगी। अच्छा अब इनके पार्ट्स डिटेल में करते हैं। देखो सबसे पहले मैं दोबारा बता रही हूँ, कोई आर्टरी की, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच एक नेफ्रॉन में जाएगी, इसको कहेंगे एफरेंट आर्टीरियोल। ये ब्लड लेके आई, इस ब्लड को जैसे ये लेके आई तो ये किस में टूट गई, कैपिलरीज में। उस कैपिलरीज के नेटवर्क को क्या कहते हैं, ग्लोमरुलस। इस ग्लोमरुलस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन। ये कैपिलरीज में क्यों टूटी, बिकॉज कैपिलरीज वॉल इज वेरी थिन। ठीक है, कैपिलरीज की वॉल क्या होती हैं, थिन होती हैं, ओके, ताकि फिल्ट्रेशन इजीली हो सके। फिर ये जो बोमन्स कैप्सूल है, इसकी जो वॉल है ये भी बहुत थिन होती है, ये एपिथीलियम की बनी होती है। और ग्लोमरुलस की वॉल किसकी बनी होती है, वो एंडोथीलियम की बनी होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जैसे एल्विलाई में थी ना, सेम वैसे ही है। तो 3 लेयर, ग्लोमरुलस की वॉल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और बोमेंस कैप्सूल की जो वॉल है, ये तीनों के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि ब्लड में से प्रोटीन और ब्लड सेल्स छोड़ के बाकी छोटी छोटी सारी चीजें सब फिल्टर होके आ जाती हैं। यहाँ पे पानी भी आ जाएगा, आयंस भी आ जाएंगे, ग्लूकोज भी आ जाएगा, अमीनो एसिड्स भी आ जाएंगे, यूरिया भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है भाई, छानना, फिल्टर तो हमें सिर्फ यूरिया निकालना था और एक्स्ट्रा पानी निकालना था, लेकिन ये बाकी चीज़ें जो आ गई ये तो हमारे काम की हैं, ग्लूकोज भी हमारे काम का है, अमीनो एसिड भी हमारे काम के हैं, आयंस भी हमारे काम के हैं, वो थोड़ी ना निकालने हैं हमने। ठीक है, तो वो क्यों फिल्टर हुए, क्योंकि इस यहाँ पे जो पोर्स का साइज है वो इतना है कि उसके थ्रू ये सारी छोटी छोटी चीजें फिल्टर हो जाएंगी, छन जाएंगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो अब जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेट, इसमें जो लिक्विड आ गया, अब जिसमें पानी है, यूरिया है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, आयंस है, उसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेट और इस प्रोसेस को बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, पीसीटी में। पीसीटी से कहाँ जाएगा, इस वाले लिम्ब ऑफ
हेनले लूप। यहाँ से कहाँ जाएगा, असेंडिंग लिम्ब में। ये है हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब और ये है हेनले लूप का असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग का मतलब नीचे आना, असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना, यानी कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आ रहा है और यहाँ पे फिल्ट्रेट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। असेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, डीसीटी में, और डीसीटी से कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, पीसीटी में, हेनले लूप में और डीसीटी में। रीएब्जॉर्प्शन किन चीज़ों का होगा, रीएब्जॉर्प्शन सारी यूजफुल चीज़ों का होगा। वाटर भी यूजफुल है, ठीक है, आयंस भी यूजफुल है, थोड़ा बहुत तो निकलेगा वाटर, और आपका ग्लूकोज भी यूजफुल है, आपके अमीनो एसिड्स भी यूजफुल है, वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। रीअब्जॉर्ब होके अब कहाँ जाएंगे, ऐसे हवा में तो नहीं लहराएंगे ना, इन कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये जो वासा रेक्टा दिखा रखी है ना, इनके अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यूजफुल चीज़ कोई बाहर नहीं निकली, यूजफुल चीज़ सारी की सारी हमारी वापस से कहाँ चली गई, हमारी ब्लड में ही चली गई। तो इसीलिए ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये हेनले लूप के अराउंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यानी कि वासा रेक्टा में टूट जाता है ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके और रीअब्जॉर्ब होके सब्सटेंसेस यूजफुल वाले हमारे ब्लड में वापस जा सके। ठीक है, तीसरा होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब देखो इसके आसपास भी तो इनकी यहाँ पे भी तो सेल्स हैं, ये जो इन ट्यूबुल की जो लाइनिंग है यहाँ पे भी तो सेल्स हैं और इसके आसपास इधर भी सेल्स होंगी। वो सेल्स भी तो यूरिया बनाएंगी ना, यूरिया या और वेस्ट प्रोडक्ट, वो कहाँ जाएंगे, वो तो यहीं की यहीं इसके अंदर सेक्रीट हो जाएंगे इस ट्यूबुलर पार्ट में। ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन या इसके अंदर। ठीक है, पीसीटी में, डीसीटी में या हेनले लूप में, इनमें पीसीटी और डीसीटी में मेनली जो है ट्यूबुलर सेक्रीशन होता है। अब अगले पेज पे डायग्राम इसको ना यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है बड़ा सिंप्लीफाई करके दे रखा है, देखते हैं अगले पेज पे। ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है ना, तो इसमें दिखा रखा है यहाँ पे होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेट जाएगा बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल से जाएगा पीसीटी में, पीसीटी से जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और इससे जाएगा असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब से जाएगा डीसीटी में और डीसीटी से जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब जो चीजें बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही है मतलब वो रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। पीसीटी से क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, डीसीटी से क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, डिसेंडिंग लिम्ब से क्या चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है और असेंडिंग लिम्ब से क्या चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, और ये जो इसके अंदर घुस रही हैं, जो अंदर जा रही हैं, ये मतलब ट्यूबुलर सेक्रीशन होगा। जो अंदर एंटर हो रही है वो क्या है, ट्यूबुलर सेक्रीशन, और जो बाहर निकल रही है वो क्या हो रही है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अच्छा अब 2 चीजें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हेनलेज लूप की, जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल है, यानी कि उसमें से वाटर बाहर जा सकता है। ठीक है, आयंस के लिए परमिएबल नहीं है, किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। और जो इसका असेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल है, वो सॉल्ट्स के लिए परमिएबल है, लेकिन वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट यहाँ नीचे आएगा वैसे वैसे वो उसमें से पानी निकल जाएगा। जब फिल्ट्रेट में से पानी निकल गया तो यहाँ पे जब वो आएगा नीचे वाले पार्ट में तो वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। अब जब वो फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा तो उसमें से क्या निकल गए, आयंस निकल गए, सॉल्ट निकल गया। तो यहाँ पे जब वो आएगा तो वापस से कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ पे आएगा तो वापस से डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपने। अब आ जाते हैं वापस हमारी जो पिछले पेज पे थोड़ी सी स्ट्रक्चर रह गई थी। देखो ये तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल और एफरेंट आर्टीरियोल की डिटेल स्ट्रक्चर दे दी डायग्राम। ये वाला इतना कॉमनली नहीं आता, ये ज़्यादा इजी है। देखो इसमें तीन स्ट्रक्चर होगी, एक तो ये कैपिलरी की वॉल होगी, ये बोमेंस कैप्सूल लगा लो ऐसे। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल की वॉल किसकी बनी होती है, एपिथेलियम की। उसके बाद बीच में होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद हमारी होगी ग्लोमरुलस, ये कैपिलरीज। ठीक है, और कैपिलरीज की वॉल किसकी बनी होती है, एंडोथेलियम की। तो इस तरीके से एफरेंट आर्टीरियोल आएगा और किस में टूट जाएगा, कैपिलरीज में, और इन कैपिलरीज को कहेंगे ग्लोमरुलस। तो इसमें 3 लेयर हैं, ये वाली हमारी हो गई कैपिलरी एंडोथेलियम, ये हमारी होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी हमारी हो गई इस बोमेंस कैप्सूल की
वॉल जो कि बनी होती है एपिथेलियम की। तो इन तीनों में से बड़ी आसानी से फिल्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में स्लिट्स होती हैं इन सेल्स के बीच में, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो जाएगा। और जो ये यहाँ पे लिक्विड आएगा उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ठीक है, उस अल्ट्रा फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब देखो, दो तरह के नेफ्रॉन है बेटा, एक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं उनका, ये तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट। उनका जो ये हेनले लूप होता है वो बहुत छोटा होता है और वो सिर्फ कॉर्टेक्स तक ही रह जाता है। इधर हो गया कॉर्टेक्स और यहाँ पे हमारा हो गया मेडुला। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इनमें लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट एंड दीज रिमेन्स इन द कॉर्टेक्स रीजन ओनली। जो मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं ना बेटा, उनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, उनका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, वेरी लॉन्ग, एंड इट रन्स डीप इनटू द मेडुला, और वो इतना लॉन्ग होता है कि वो मेडुला तक चला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक तो क्या बताओगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो हेनले लूप है वो शॉर्ट होता है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का हेनले लूप क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादातर रीजन इनका कॉर्टेक्स में ही रहता है, और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये इनका कुछ रीजन कॉर्टेक्स में होता है और कुछ रीजन किस में होता है, मेडुला में होता है। ठीक है, फिर पूछ लेते हैं वासा रेप्टा। वासा रेप्टा क्या है, और वासा रेप्टा क्या है, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जो कि यू शेप है और किसके अराउंड होती है, हमारे हेनले लूप के अराउंड होती है। ठीक है, और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इनमें वासा रेप्टा जो है वो हाईली रिड्यूस होती है, क्योंकि हेनले लूप क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए वासा रेप्टा भी बहुत रिड्यूस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन आपने क्या एक्सप्लेन करना है, 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा यूरिन फॉर्मेशन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और तीसरा स्टेप होगा हमारा ट्यूबुलर सेक्रीशन। ठीक है, जो मैंने सिंपल बताया है तुम्हें उतना ही तुम एक्सप्लेन कर देना, बहुत है, बुक में काफी डिटेल दे रखा है, लेकिन अगर यूरिन फॉर्मेशन 5 मार्क्स में आ जाता है तुमने ये 3 स्टेप्स बताने हैं। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इट टेक्स प्लेस इन द ग्लोमरुलस, एंड ग्लोमरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, हियर all the small sized particles get filtered and ultrafiltrate comes in the Bowman's capsule. Okay, that ultrafiltrate contains water, ions, glucose, amino acids and urea. ठीक है, बस इतना ही लिख दो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। उसके बाद सेकेंड स्टेप लिखोगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एज दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू पीसीटी, हेनले लूप एंड डीसीटी, useful substances are selectively reabsorbed in this tubular part. ठीक है, इसको कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद ट्यूबुलर सेक्रीशन, जो द ट्यूबुलर सेल्स, ट्यूबुलर सेक्रीशन आपकी बुक में ही बड़ा इजी सा छोटा सा दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये इसमें से भी कर सकते हो आप। ट्यूबुलर सेल्स, ये ट्यूबुलर सेक्रीशन में ये लिख सकते हो, ट्यूबुलर सेल्स सेक्रीट सब्सटेंसेज लाइक H पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है, दिस इज द important step because it also helps in maintaining ionic and pH of the body fluid. ठीक है, तो ये इतना सा लिख देना इसमें। अब अगर तुम्हें मान लिया एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा तो तुम डायग्राम से भी बता सकते हो। ये वाला डायग्राम सिंपल वाला बना देना और इसमें तुम तीनों स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन के यहाँ पे लिख देना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे लिख देना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ये दिखा देना ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब में NaCl रीअब्जॉर्ब होता है और फिर यूरिया और वाटर जो है वो यहाँ चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्जॉर्ब होके वापस से इसमें हेनले लूप में जा रही है। ये क्यों जाती है? ये भी बॉडी में आयंस और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जाती है। ठीक है, तो कंप्लीट 100% यूरिया नहीं हमारी बॉडी से बाहर निकलता, कुछ हमारे इसमें हेनले लूप में वापस चला जाता है।
ठीक है। तो वो किस लिए होता है? आयंस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। अब पिछले पेज पे वापस आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। सबसे पहले कि पर मिनट जो है, इस पेज पे हम पिछले पेज पे कुछ पॉइंट्स रह गए हमारे, कि ऑन एन एवरेज पर मिनट हमारी किडनी से कितना ब्लड फिल्टर होता है? 1100 to 1200 ml। एक तो ये फैक्ट याद कर लेना, पर मिनट 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इसमें यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट। इस हिसाब से अगर देखो पर मिनट इतना हो रहा है कि एक दिन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो होता है 125 ml पर मिनट। मतलब फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट बनता है कितना बनता है? 125 ml पर मिनट। तो इस हिसाब से कितना हो गया? 180 लीटर पर डे, इतना अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनता है। लेकिन हमारा यूरिन आउटपुट कितना है? 1.5 या 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर। तो इसका मतलब क्या है? जो पूरे दिन में हमारा 180 लीटर फिल्ट्रेट बना, उसमें से 99% क्या हो जाता है? रीएब्सॉर्ब। क्यों रीएब्सॉर्ब हो जाता है भाई? बना ही क्यों था? बनता तो इसलिए है क्योंकि फिल्ट्रेशन तो उसके अंदर पोर्स हैं, तो वो फिल्टर होके आएगा ही आएगा। रीएब्सॉर्ब क्यों होगा? डिपेंडिंग ऑन कि हमारी बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है और कितना बाहर से हमने इनटेक किया है, ठीक है ना। तो उसके ये हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो कितना है? इतने फिल्ट्रेट में से सिर्फ इतना यूरिन आउटपुट है। रिमेनिंग जो है 99% जो है फिल्ट्रेट कहाँ पे? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये रीअब्सॉर्प्शन सिर्फ वाटर का ही नहीं होता, ग्लूकोज का भी होता है, अमीनो एसिड्स का भी होता है, आयंस का भी होता है। तो तुम बस ये बता देना कि वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आयंस ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट और कुछ वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, आगे चला जाता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। उसके बाद ट्यूबुलर सेक्रीशन, ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो आपने इसको शॉर्ट करके लिखना है, जो पॉइंट्स मैंने बताया बस उतना ही लिखना है, ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या है? पीसीटी में से क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं? हेनले लूप का क्या फंक्शन है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का क्या फंक्शन है, ठीक है ना। बोमेंस कैप्सूल का हमने लिख लिया, कर लिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। पीसीटी का क्या होता है? पीसीटी का काम होता है रीअब्सॉर्प्शन। मैक्सिमम जो है रीअब्सॉर्प्शन हमारा इसके अंदर होता है, पीसीटी के अंदर, ठीक है ना। पीसीटी के अंदर हमारा मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। कहीं ना कहीं इसमें दे भी रखा होगा, ओके ये रहा, 70 to 80% वाटर and electrolytes are reabsorbed by this segment। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन इसमें होता है। किस किस चीज का होता है? आपने यहाँ से कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा पैराग्राफ ये डायग्राम में दे रखे हैं। ये चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं और ये चीजें यहाँ पे सेक्रीट होती हैं। ये रीअब्सॉर्ब हो रही है और ये क्या हो रही है? ट्यूबुलर सेक्रीशन हो रहा है। ये ट्यूबुलर सेक्रीशन क्यों हो रहा है? टू मेंटेन आयनिक बैलेंस एंड पीएच और एसिड बेस बैलेंस, ठीक है ना। अच्छा, हेनले लूप के डिसेंडिंग लिंब में क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है? वाटर। और असेंडिंग लिंब में क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है? NaCl। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन किस में होता है? पीसीटी में। और हेनले लूप में जो रीअब्सॉर्प्शन है वो मिनिमम होता है, यहाँ पे वाटर का और यहाँ पे NaCl का। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में कुछ रीअब्सॉर्प्शन होता है, किस किस का होता है? सोडियम का होता है, क्लोराइड का होता है, वाटर का होता है और बाइकार्बोनेट आयन का होता है, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। कलेक्टिंग डक्ट जो है हमारा, इसमें वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा और इसके अंदर जो है कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी बाहर निकलेगी, रीअब्सॉर्ब होगी और वो जाएगी हमारी हेनले लूप के अंदर चली जाएगी। ये किस लिए होता है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। और जो H पॉजिटिव आयन है और K पॉजिटिव आयन है, ये इनका सेलेक्टिव क्या होता है? सेक्रीशन होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है हमारा, और किसका रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है? यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। और सेक्रीशन किस चीज का हो रहा है? H पॉजिटिव आयन और K पॉजिटिव आयन का, ठीक है। तो इससे वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। इससे आगे का पोर्शन के लिए मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगी, तब तक आप ये देखो और समझो और याद करो। थैंक यू।